नमस्कार सभी को, प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 10th आज नरेशन का लास्ट चैप्टर है, आपका लास्ट पार्ट है नरेशन, जिसमें आपका चल रहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति को आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा, घृणा इत्यादि में अचानक से लाते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके डियर्स, इनमें आपको ये चिन्ह अवश्य दिया हुआ आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। लिखो हिंदी में आरएस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, वह इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आता है। कौन कौन से शब्द हैं एक्सक्लेमेटरी, या आपको वो लिखने हैं। दो तो अपने हैं, WH में भी आते हैं, व्हाट और हाउ। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बुक्स इसको व्हाट ए डिक्टेट करती हैं, लेकिन जब आप व्हाट ए लिखोगे तो इसमें व्हाट एन भी लिखना हो सकता है, क्योंकि ए आर्टिकल है, वो जरूरी नहीं है कि सभी संज्ञाओं से पहले आए, एन भी आ सकता है। तो व्हाट ए या व्हाट एन ये दोनों लिखोगे फिर, अन्यथा आप व्हाट लिखो और व्हाट के बाद में आपको जो भी संज्ञा, जो भी शब्द आता है, उससे पहले ए या एन आपको दिया हुआ आ जाएगा। व्हाट और हाउ। हुर्रे, हुर्रा, अलास, वाव, आउच, अयो, ओ, आह, आहा, हा इत्यादि। ब्रेवो, BRAVO लिख सकते हो। ये आपके शब्द हैं। इसके अलावा भी और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर यही शब्द हैं जो दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। बात यह आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं। सच सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस any sudden
सॉरो और हैप्पीनेस और सरप्राइज और प्रेज या एडमायरेशन और हेट, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो अचानक से किसी घृणा को उत्पन्न करते हैं, किसी दुख को उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यहां इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं तो आपको यहां इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो और इसको ये सब के सब लिखना है। कैसे ट्रांसलेट करना है? यहां लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, इन आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच देयर इज एनी एक्सक्लेमेटरी word with exclamatory mark, आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ साथ आपको एक्सक्लेमेटरी शब्द है, वर्ड है, वो अवश्य निश्चित रूप से दिया हुआ आता है। ये शब्द है। अब बात ये आती है कि हम किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। ओके डियर्स, उतार लिया होगा आप इसको। कॉपी कर सकते हो और यहां से आगे लिखो आरवी को निम्न प्रकार बदलकर कनेक्टर दैट लगाते हैं वह एक्सक्लेमेटरी वर्ड को आरएस से हटा देते हैं। शेष नियम यथावत, मतलब शेष आपके जो नियम हैं, आपका प्रोनाउन चेंज का है, आपका क्या कहते हैं वर्ब चेंज का है, आपका टाइम एंड स्पेस चेंज का है, वो ऐसा कैसे रहेगा जैसे पहले चलता हुआ आ रहा है। हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखोगे वी चेंज RV according to the following method, and after RV we apply connector that rest rule will be the same, और शेष जो नियम हैं वो ऐसे ही रहेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहां इसको मिटा करके आपको वो नियम बताता हूं कि हम आरवी को कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है आरवी है उसको हम कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए, यदि आपको हुर्रे, हुर्रा,
हुर्रा ये शब्द आते हैं, तो आरबी को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको भिन्नता रखनी है। विद्यार्थी इसको याद करते हैं तो ये गलत हो जाते हैं, इसको करते हैं ये गलत हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा फर्क है एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेम्ड में। यदि अलास आता है तो बदलते हैं आरबी को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यदि अलास नहीं आता है, वॉट या हाउ आता है, तो बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा क्या लिखना नहीं है, ये लिखना है। इसके अलावा और सुनिए, इसके अलावा कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड, कोई भी विस्मयादि बोधक शब्द आता है और आरएस का भाव जो है, आरएस क्या एक्सप्रेशन देता है, रिपोर्टेड स्पीच हमें कौन से एक्सप्रेशन दे रहा है, यहां दुख के दे रहा है, प्रसन्नता के दे रहा है, आनंद या घृणा के दे रहा है, या प्रशंसा के दे रहा है, आश्चर्य के दे रहा है, तो उसी के अनुसार बदल देते हैं। मान के चलिए इनमें से कोई शब्द नहीं आया, आपका यहां आ गया आउच आरएस में, और आउच के बाद जो क्लॉज है रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट भाग दिया गया है, वो भाग आउच के बाद में दुख प्रकट कर रहा है, तो आपको आरबी चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। यदि वो आनंद प्रकट कर रहा है तो बदलना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो वैसे लिखे हैं, ये भी जनरल वे बच्चों को समझने के लिए। अन्यथा आरएस इस प्रकार से चेंज किया जाता है कि यदि आरएस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव आता है दुख का, प्रसन्नता का और आपके आश्चर्य का, घृणा, प्रशंसा वगैरह का, उसी भाव के अनुसार आरबी को बदलते। मैं एक उदाहरण यहां देता हूं। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मुकाबला हार गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह आ सकता है, यहां नहीं आएगा तो इस वाक्य के अंत में आपको ये चिन्ह आएगा। और ऐसा भी नहीं है, एक जगह नहीं आता है तो कभी कभी दोनों जगह दे देता है, यहां भी दे देता है और यहां भी ये चिन्ह को दे देता है। यहां तो ये चिन्ह देगा इन शब्द के बाद, वहां नहीं देता, कभी 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 दोनों जगह दे देता है। हमको ये चिन्ह और ये शब्द पूरी तरीके से आरएस से, रिपोर्टेड स्पीच से हटा देनी है। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। तो ये बताइए, अलास दिया हुआ है, वैसे तो अलास में सौरों को प्रकट करता है। दूसरी बात, आपको फिर भी लगता है कि सौरों को प्रकट नहीं कर रहा है या जॉय को प्रकट नहीं कर रहा, सरप्राइज नहीं है, पता नहीं आपको क्या है, तो आप इसका भाव देखिए। ये कौन सा भाव है कि हम मैच हार गए हैं? ये प्रसन्नता का भाव तो प्रकट करेगा ही नहीं कि स्वयं के हारने पर प्रसन्न हो रहा है। ये किसको प्रकट करेगा? दुख को। तो आपको क्या लिखना है? द कैप्टन सैड को बदलोगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो।
कनेक्टर क्या लगा दोगे, दैट। ये चिन्ह और ये शब्द और ये सारे चिन्हों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हटा देते हैं। चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, सिंपल कॉमा आता है, या आपका क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, सबको हटा देते हैं। अब आ गया वी। वी कौन सा पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा आरवी के कर्ता के अनुसार। कर्ता है द कैप्टन। द कैप्टन एक वचन पुरुष या एक वचन स्त्री दोनों ही हो सकता है, और एक वचन पुरुष के लिए लगाते हैं ही और एक वचन स्त्री के लिए लगाते हैं सी। लेकिन ध्यान दीजिए, आप यहां वी के स्थान पर ही या सी नहीं लिख सकते। क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन दैट वी कांट राइट हियर ही और सी इन प्लेस ऑफ वी? वी कांट चेंज we into he or she in this sentence because here the captain is the representative of the team। क्योंकि यह कैप्टन कप्तान है, वो पूरी टीम का क्या है, प्रतिनिधि है। इसलिए उसने मैं नहीं कहकर के क्या कहा है, हम। यानी कि कप्तान नहीं मैच आ रहा है, मैच पूरी टीम हारी है और उस टीम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कैप्टन कर रहा है। इसलिए हम यहां वी को किस में बदलेंगे, दे में। ये बहुवचन का काम करेगा, ये ध्यान रखना। वी को किस में बदलेंगे, दे में। हैज हैव वही है, पास्ट टेंस आ गया। हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं इसको, हालांकि इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपको समझाऊंगा एक सेंटेंस कि यहां विद सॉरो दैट दे, हैज हैव को किस में बदलेंगे, हैड में। ये आपका वर्ब चेंज है और लॉस्ट का लॉस्ट, द मैच का क्या लिखोगे, द मैच। इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे सेंटेंस आपका बनेगा। इसको कॉपी कीजिए, उतारिए। मैं दूसरा सेंटेंस यहां लिख रहा हूं। यहां बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरे सेंटेंस में द thief said डी नहीं लगा है, द thief said अयो समथिंग हैज बिटन मी। ये सेंटेंस है आपका कि किसी ने मुझे काट लिया है। द thief said समथिंग हैज बिटन मी, किसी ने मुझे काट लिया है। तो आप इस सेंटेंस को जब चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आ गया इसमें, अयो, तो आरबी को चेंज करेंगे। द thief सैड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब मैंने आपको यहां जब कुछ लिखाए थे ये शब्द, यहां अभी वहां मैंने बिल्कुल नहीं बताया था कि अयो आने पर सौरो में बदलोगे या आप प्रसन्नता में बदलोगे, जॉय में बदलोगे या सरप्राइज में। कुछ ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट वे में आ जाते हैं, जैसे कि अलास, ये डायरेक्ट ही दुख को प्रकट करता है। हुर्रे, हुर्रा, ये प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। आहा, ये प्रसन्नता को प्रकट करता है सीधे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो पता नहीं चलता, जैसे कि ए एच, आ, ये पता नहीं कि प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है या दुख को प्रकट कर रहा है। इसलिए हम आगे यहां जो आने वाला सेंटेंस है इसको देखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है। द thief exclaimed with sorrow, कनेक्टर क्या लगा दोगे, दैट। कर्ता कौन है, समथिंग,
तो समथिंग का क्या लिखोगे? समथिंग। चेंज नहीं करोगे इसको, बिकॉज ये आपका कोई भी सर्वनाम जो सारणी बनवाई थी उसमें से नहीं है। समथिंग का समथिंग और हैज को किस में बदलेंगे? हैड। बिटन का क्या लिखोगे? बिटन। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का कर्म है, ऑब्जेक्ट है। मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। And my dears, first person is always changed according to the subject of RV. And the subject in RV here is the thief. चोर। एक वचन पुरुष या स्त्री। चलो स्त्री को फिर क्या कहेंगे इंग्लिश में? थीप ही कहेंगे। और पुरुष को भी क्या कहेंगे? थीप। तो आप इसको एक वचन स्त्री मानते हो तो यहां मी कर्म बना करके क्या लिख दीजिए? हर। और पुरुष मानते हो तो क्या लिख दीजिए? हिम। ये इस प्रकार से चेंज होगा। कॉपी द सेंटेंस, वाक्य को कॉपी करो, उतारो। कोई समस्या हो तो बताना, आप उसमें कमेंट में डाल करके वो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला सेंटेंस आता है, द सोल्जर सेड, सैनिक ने कहा, हुर्रे, वी हैव वॉन द वॉर, हम युद्ध जीत गए हैं। यहां क्या लिखोगे? द सोल्जर सैड को किस में बदलोगे? exclaimed with won, जीत गए हैं, प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है, joy। कनेक्ट लगाएंगे दैट, इसको हटा देंगे। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर सोल्जर। एक वचन है, स्त्री और पुरुष, लेकिन यहां वी आया हुआ है तो हम इसको एक वचन कभी नहीं मान सकते, ये बहुवचन ही माना जाएगा, क्योंकि ये अकेले ने नहीं जीता है युद्ध, और अकेला युद्ध जीतता तो यहां वो वी का प्रयोग कभी नहीं करता। दैट वी को किस में बदलेंगे? दे। और हैज का क्या हो जाएगा? हैड। वॉन का क्या लिखोगे? वॉन। द वार का क्या लिखोगे? द वार। इस प्रकार से आपका चेंज होगा। कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं नोट। यदि RS व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो आरवी को एक्सक्लेम्ड सरप्राइज में बदलते हैं। वह कनेक्टर दैट लगाकर RS के कर्ता को लिखते हैं। कर्ता माने सब्जेक्ट। यदि कर्ता नाउन है यानी संज्ञा है तो उससे पहले दी लगाते हैं। वह
एडजेक्टिव यानी कि विशेषण से पहले वेरी या ग्रेट लगाते हैं। वेरी या ग्रेट लगाते हैं, इस प्रकार से होगा। अभी यहां बात करते हैं, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश मीडियम वालों। इफ RS क्लॉज begins with what or how, then change RV into exclaimed with surprise. Apply connector that and write the subject of RS after it. it का मतलब कनेक्टर दैट के बाद RS का कर्ता लिखते हैं। If the subject in RS is noun, then apply the before it and apply very or great before the adjective in RS। रिपोर्टेड स्पीच में, अभी इसको कॉपी कीजिए, समझ में कब आएगा, जब मैं यहां सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये चेंज करना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, माय फ्रेंड said how beautiful the flower is। इस प्रकार से आपका सेंटेंस आता है कि मेरे मित्र ने कहा फूल कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर द फ्लावर फूल इज है। प्रिय विद्यार्थी, एक चीज और ध्यान रखनी है यहां कि यदि आपको इज, आर, एम या कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पीछे नहीं दी हुई आती है तो आप स्वयं काल्पनिक इज, आर, एम मान करके इसको वॉज वर्ब में बदलोगे। कैसे बदलोगे, आगे चलते हैं। देखिए, माय फ्रेंड का क्या होगा, माय फ्रेंड। सेड टू को किस में बदलोगे बताइए, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद हाउ को हटा दोगे, कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट। हाउ के बाद जो शब्द दिया हुआ आता है वो शब्द आपका होगा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल is a word that is adjective. Adjective means विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यहाँ ब्यूटीफुल जो शब्द है वो क्या है, आपका विशेषण है। ये अभी नहीं लिखना है, मैंने बताया था दैट के बाद में क्या लिखना है,
ये लिखना है आपको कर्ता। कर्ता कौन है? द फ्लावर, तो आप लिख दोगे द फ्लावर। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यह एक बात और बताई थी, यदि यहां कर्ता कोई सर्वनाम है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो चेंज हो जाएगा या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। लेकिन यदि यहां कोई संज्ञा है तो संज्ञा से पहले हम यहां क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। पर इसमें तो संज्ञा से पहले दी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें फिर से दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। द फ्लावर इज का क्या लिख दोगे? वॉच। अब मैं यही बता रहा था आपको, मान के चलिए ये इज नहीं आता और इंटरजेक्शन यही लग जाता, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ऐसे आ जाता, दी नहीं आता था। तो फिर क्या होता? हम काल्पनिक इज मान करके फिर भी हम क्या लिख देते? वॉज यहां लिख देते। हाउ ब्यूटीफुल के बजाय क्या लिखोगे? दैट द फ्लावर वाज, ये विशेषण है, विशेषण से पहले क्या लगाओगे? वेरी ब्यूटीफुल। ओके डियर्स, एक उदाहरण और लेते हैं। He said, what a beautiful, चलिए दूसरा शब्द लेते हैं, what a large building ये आ गया, कितना बड़ा भवन, क्या लिखोगे? He exclaimed with, किस में बदलोगे? सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलोगे। यहां आपका सरप्राइज के बाद क्या लगा दोगे? दैट, और एक्सक्लेम्ड सरप्राइज दैट वॉट को हटा दोगे। कर्ता कौन है? बिल्डिंग। लार्ज नहीं, ये नहीं है कर्ता आपका, ये तो विशेषण है, बाद में लिखना है, पहले कर्ता लिखना है। कर्ता कौन है? द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग नाउन है, अब नाउन जहां दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? नाउन को दी लगा दोगे पहले। दैट द बिल्डिंग, दैट द बिल्डिंग, काल्पनिक मान करके वॉज वर्ब बदलोगे, वॉज वेरी लार्ज, इस प्रकार से बदलेंगे। एक सेंटेंस और लिखना है, यह आपने उतार लिया होगा। अप्लाई वेरी और ग्रेट बिफोर द एडजेक्टिव इन आरएस। नजर आ रहा है कि आ रहा होगा शायद। मैं इसको मिटाता हूं, एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए यहां सेंटेंस है, he said how lucky I am, मैं कितना भाग्यशाली हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हाउ से प्रारंभ है, ही का लिखोगे ही, और सैड को आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी बदल सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए हाउ और व्हाट को हमेशा सरप्राइज में ही बदलते हैं। लेकिन यदि आरएस का भाव, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस यदि प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं तो आप यहां जॉय लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कनेक्टर क्या लगा दोगे? दैट। हाउ को हटाओगे, कर्ता कौन है? आई। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर ही, और you will change am into was, and lucky you will write very or great
before the adjective. He was great lucky या very lucky. The sentence इस प्रकार से आपका बनेगा. यहां आपका नरेशन वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है. आपको कोई भी और जो नियम पढ़ने हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी इसमें समस्या का समाधान और करवाना है तो आप कमेंट में या फिर सीधा मेरे को कॉल कर सकते हो कि सर ये समझाना है. मैं उसका 2 मिनट या 5 मिनट का और अलग से वीडियो डाल करके आपको बता दूंगा समस्या समाधान का, या आपको पर्सनली जहां आपका व्हाट्सएप है उस पर लिख करके समझा दूंगा. ओके डियर्स, नरेशन समाप्त हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां नरेशन का एक सेंटेंस समझा देता हूं जिससे कि आप फिर से रिकॉल कर पाओगे. जैसे द टीचर said to me, अध्यापक ने मुझसे कहा What are you doing here? आप यहां क्या कर रहे हो? आप यहां क्या कर रहे हो? प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सेंटेंस होगा द टीचर सैड टू को किस में बदलोगे बताइए? आस्क्ड, ASKED, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है. ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी. यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, WH नहीं होता, केवल सेंटेंस होता है यू आर डूइंग हेयर, तो यहां सैड टू को टोल्ड में बदल देते. ओके, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, पीछे कर्म और ये भी नहीं होता, तो साइड का साइड लिख देते. कनेक्टर की बात करते हैं तो यह कनेक्टर वॉट है, तो वॉट का क्या लिख देंगे? वॉट. ओके डियर्स, इसके बाद आप लिखोगे कर्ता. ध्यान रखना, वॉट आता है और पीछे इंटरजेक्शन आता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो आप यहां वॉट को लिखोगे नहीं, कनेक्टर दैट लगाओगे. लेकिन WH वर्ड आ गया तो आप इसको लिखोगे वॉट को. ओके, इसके बाद बात करते हैं वॉट के बाद करता है यू. कौन सा पर्सन है? सेकंड. अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हियर इज मी, करता क्या हो जाएगा? आई. यानी यू का किस में बदलोगे आप? आई में. अध्यापक ने मुझसे कहा, ये अध्यापक है, ये मैं हूं. अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम कौन? मैं. तो यार तुमको किस में बदलेंगे? आई में. आगे मत जाइए, पीछे क्या रह गया आपका? सहायक क्रिया. सहायक क्रिया इजारें, पास्ट टेंस है तो इजारें को किस में बदलते हैं? भौजबार में. ये आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन वाला. प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन में आता है यू, यूर, यूअर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ. और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. सी, हर, हर्स, हरसेल्फ. इट, इट्स, इटसेल्फ. दे, देम, देयर, देयर, देमसेल्फ. ये आपकी प्रोनाउन टेबल, इसका आपको ध्यान रखना है. टेंस की बात करते हैं तो टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म बदल लीजिए. फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसा था तो भी सेकंड फॉर्म बदल दीजिए. डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट फर्स्ट बदलिए. डू डज एमबी फर्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो भी सेकंड में बदलिए. इजारम को वॉजवर में, हैजर को हेड में, और एमबी सेकंड है, डिड फर्स्ट को हेड थर्ड में, वॉजवर को हेड बीन में, कैन को कुड में, सेल को शुड में, बिल को वुड में, मे को माइट में बदलते हैं और कुड वुड शुड को चेंज करते नहीं है. ओके डियर्स, यहां इजारम का क्या हो जाएगा? वॉज वर. आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज वर नहीं लगाते हैं. मैंने आपको एक दिन बता दिया, केवल कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि आपके शर्त वाले वाक्य होते हैं, उन्हीं में हम ये आई के साथ में वर लगाते हैं. इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. काश में एक पक्षी होता मैं आकाश में उड़ जाता. इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूं. इफ आई वर यू I would sit there and study English. यदि मैं तुम होता तो मैं वहां बैठता और अंग्रेजी पढ़ता. पढ़ाता नहीं, पढ़ता.
यदि मैं तुम होता है तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर ए मिलेनियर, यदि मैं करोड़पति होता। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आई के साथ में ही सी सब के साथ में वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो काल्पनिक शब्द कहलाता है। आई वॉज, आगे आता है डूइंग का डूइंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव टेंस, और ये हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है हेयर, ये आ गया आपका टाइम एंड स्पेस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, जिसमें दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ और जस्ट को देन में, हेंस को देंस में, आइदर को दाइदर में, यस्टरडे और लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में बदलते हैं, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। ये आपको उसमें ध्यान रखना है। डूइंग और हेयर का क्या हो गया, देयर। इस प्रकार से आपका ये चेंज होगा। ओके डियर्स, कल आपको व्हाट्सएप कोई ग्रुप है, उस पर मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा। आप एक ग्रुप बनाते हैं तो एक आप उस पर अपना, मैं सर से बात करूंगा इस मैटर में, और सर से बात करने के बाद एक ग्रुप आपका बनवाते हैं, और उसमें जो भी आपने किया है, ये पहला चैप्टर पहला टॉपिक आपने किया है, तो आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ में आया, वो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप यहाँ करूंगा, तो वो सर से बात करेंगे उसके लिए। ओके डियर्स, तो यहाँ आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब होता है आवाज। किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातें क्या कहलाती हैं? वॉइस। साउंड मीन्स भी आवाज होती है, बट हम इसको साउंड नहीं कहेंगे। यहां इन इंग्लिश ग्रामर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड वॉइस इज वॉच। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो यहां अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वॉइस का मतलब क्या होगा? वॉच। एंड इन इंग्लिश transitive verb has two voices. One is active voice and second is passive voice. यहां दो प्रकार की वॉइस होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। माय डियर्स, हमें यहां एक्टिव वॉइस सेंटेंस आएगा एग्जाम में, और चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है पैसिव वॉइस? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। सो माय डियर्स, यहां जो डूअर है दूसरे सेंटेंस में वो पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब काम तो दोनों ही कंडीशन में आई मैं कर रहा हूं, लेकिन पहले सेंटेंस में मैं एक्टिव हूं, मतलब कर्ता के रूप में हूं, मतलब काम करने वाला हूं, डूअर हूं, एक्शन कर रहा हूं। कौन सा एक्शन? पढ़ाने का। जबकि दूसरा जो सेंटेंस है उसमें एक्शन को मैं रिसीव कर रहा हूं। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, तो मैं आई के रूप में न होकर के मी के रूप में हूं, कर्म के रूप में हूं। उसमें जो काम हो रहा है पढ़ाने का, उसमें मैं एक्शन को, कार्य को क्या कर रहा हूं? रिसीव कर रहा हूं। तो ये पैसिव वॉइस हो गई। अब बात ये आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। इसको तो कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्रियाएं एक तो ऐसी होती है जो कर्म को लेती हैं, एक होती है जो कर्म को नहीं लेती हैं,
और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो डाइट्रांजिटिव कहलाती हैं माय डियर्स। डाइट्रांजिटिव का मतलब ऐसी क्रियाएं जो दो कर्म लेती हैं, डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, उनमें दो कर्म होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था आपको, यहां टीच जो वर्ब है वो वर्ब दो क्रिया लेती है, जैसे कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दो कर्म हो गए, एक तो यू और एक इंग्लिश। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म नहीं होता है। लेकिन माय डियर्स, कर्म जिसके साथ में नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिवाइज नहीं कर सकते हैं। वी कांट पैसिवाइज सच सेंटेंस दैट इज ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो अकर्मक क्रिया वाला है, हम उसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। बात यह आती है कि यहां पैसिव की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम किसी सेंटेंस का निर्माण पैसिव में क्यों करते हैं? Why do we construct a sentence in passive voice? हम क्यों पैसिव वॉइस में वाक्य का निर्माण करते हैं? हम सारे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ही क्यों नहीं लिखते हैं? इसकी भी डियर्स एक आवश्यकता होती है। नंबर एक, बहुत से ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करना अति आवश्यक है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है कि काम को करने वाला कौन है। Who is the doer in the sentence? If we don't know about him, then we construct the sentence in passive voice. यदि हम कर्ता की जानकारी नहीं रखते हैं, बहुत सारे जैसे कि साइंस के इन्वेंशन हैं, आविष्कार हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में ही लिखते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, यहां बल्ब वॉज इन्वेंटेड इन द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बल्ब का आविष्कार अमेरिका में हुआ। मैं आपसे ऐसे कहता हूं तो ये पैसिव वॉइस हो गया। मैं नहीं जानता कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। यदि मैं जानता हूं तो पैसिव वॉइस लिख सकता हूं। नहीं जानता हूं, मुझे पता है कि बल्ब अमेरिका में आविष्कार किया गया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसको किसने बनाया, किसने इसका आविष्कार किया। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, सेंटेंस को पैसिव में बना दूंगा। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड बल्ब इन अमेरिका, ऐसे लिख दीजिए। बट इफ यू डोंट नो अबाउट द इन्वेंटर ऑफ बल्ब Mr. Thomas Alva Edison, then you have to construct the sentence in passive voice. If you don't know who constructed the Taj Mahal in Agra, you don't know that Shahjahan constructed the Taj in Agra, then you can construct the sentence in passive voice as the Taj was constructed in Agra. ऐसे लिख सकते हो कि ताज का निर्माण आगरा में किया गया था। आपको नहीं पता कि उसका निर्माण करने वाला कौन था। सो प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपका ये अगला टॉपिक है वॉइस वाला। इसके बारे में कल बात करते हैं। ये आपका 2 अंकों का आता है। किसी भी विद्यार्थी को नरेशन के बारे में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है, सर से बात कर सकता है, और या फिर कमेंट में डाल सकता है। मैं उसको पढ़ करके आपको वो ढंग से व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से उसको और समझा दूंगा। आपने एक समस्या बताई थी मस्ट वाली, वो मैं आपका समाधान करवा चुका हूं 2 दिन, एक दिन नहीं, मैंने उसके बारे में 2 दिन आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। फिर भी आपको कोई और समस्या हो या उसी क्रम में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो बिल्कुल कमेंट में डाल सकता, संपर्क कर सकता है। इस टॉपिक को हम यहां से आगे कल पढ़ेंगे। ओके डियर्स, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समस्याएं आती हैं तो आने दो, उनका समाधान अवश्य करेंगे। यदि आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से समस्या अवश्य आएगी, और समस्या आएगी तो उसका समाधान भी अवश्य किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।